नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अटर स्टडी पॉइंट में। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी फाइनल जो ज्योग्राफी का है उसका सिलेबस समझ नहीं आ रहा है। यूनिट वाइज उसका सेक्शंस वाइज और यूनिट वाइज डिटेल में सिलेबस समझा दीजिए। कहाँ से पढ़ाई करें, कौन सी बुक से पढ़े, सीरीज़ से पढ़े, कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये सब क्वेरीज आ रही थी। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर और नॉन कॉलेज वाले दोनों के लिए, रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल ज्योग्राफी के जो आपके सारे पेपर्स हैं उनका डिटेल में सिलेबस का एनालिसिस हम करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए आराम से डिटेल में वीडियो देखिए, जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसमें हम, और आपको भी आसानी रहे, क्योंकि जल्दी आपका यूजी का आपका टाइम टेबल आ गया तो पीजी का भी जल्दी टाइम टेबल आ सकता है। टाइम टेबल आते ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से अगर आप सिलेबस वगैरह ध्यान में रखेंगे तो ईजी रहेगा बाद में आपको तैयारी करना। तो इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है कि थ्योरी पेपर कौन कौन से होंगे आपके, कौन से सोर्सेस बुक्स यूज़ करनी है आपको और कैसे तैयारी करनी है। फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा, फाइल का पैटर्न क्या है और कैसे क्लासेस में आपको क्या कुछ करना है वो सब। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो और वो कहेंगे कि सर हमारे लिए भी एक वीडियो लेके आए। तो प्रीवियस का भी हम देखेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। अभी तो फाइनल के स्टूडेंट्स का हो पाए, जल्दी प्रीवियस वालों के लिए, और फिर यूजी वालों के लिए भी देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स की ज़्यादा क्वेरीज आती है तो यूजी का भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमएससी फाइनल आपके कौन कौन से पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब क्योंकि आपका सिलेबस पूरा इंग्लिश में है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और पूरा वहाँ से ही पुटअप किया है सिलेबस, इसलिए इंग्लिश में ही बताऊँगा मैं सिलेबस की टर्मिनोलॉजीज़। तो एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। ये आपका कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी इन द सेंस कि इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ये पेपर एज इट इज़ आपको जो भी सिलेबस दिया होता है वैसे तैयार करना होता है। सेकंड पेपर होता है चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक चूज़ करना है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सब आपके ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना होता है। पर्सनली जो सबसे ईजी रहते हैं वो रहते हैं इसमें ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो आपका है, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इनका सिलेबस थोड़ा सा ऐसा है कि ग्रेजुएशन में अच्छे से कवर हो जाता है। बाकी आप सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये भी अच्छे पेपर्स है। एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा टॉपिक्स इलाबोरेट हो जाते हैं ग्रेजुएशन से, इसलिए आपको नई बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी अगर है तो। चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थर्ड पेपर। फिर से आपके पास ऑप्शन रहते हैं अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ क्राइम्स, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। सबसे इजी ऑप्शन, क्योंकि आपका प्रीवियस में भी क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में था, और अंडर ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट डिटेल में होता ही है। फिर अप्लाइड ज्योग्राफी, सिलेबस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसका कंटेंट मिलना। पेडोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी है, एक तरीके से एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। मेडिकल ज्योग्राफी, इसका भी कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, अगर प्रैक्टिकल ग्रेजुएशन में किसी ने अच्छे से किया है तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस उसके लिए सबसे इजी पेपर रहेगा। फिर फोर्थ पेपर चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सिलेबस काफ़ी डिटेल में है, वास्ट सिलेबस है लेकिन इजी सिलेबस है। कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ये एक पार्ट है, तो ये ओशनोग्राफी और इनसे रिलेटेड एक सब्जेक्ट है आपका, तो ईजी होता है ये भी। फिर आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा इसका कंटेंट प्रॉपर कोई बुक नहीं मिलती लेकिन अच्छा पेपर है। मेट्रियोलॉजी, आपका क्लाइमेटोलॉजी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है मेट्रियोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी, जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसी तरीके से ये प्रैक्टिकल को थ्योरी में कन्वर्ट किया हुआ सब्जेक्ट है एक। फिर ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, पेपर का नाम ही इतना बड़ा है लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको मैनेज कैसे करना होता है, उनको यूटिलाइज कैसे करना होता है। फिर आपका प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल पेपर का सिलेबस वीडियो के एंड में हम देखेंगे क्या है डिटेल में।
तो आपका सिलेबस दिया होता है उसमें कॉलेज रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहता है कि कैसे आप, क्योंकि जो रेगुलर वाले थे उनको एक डेजर्सन भी लिखनी होती है, तो उस डेजर्सन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स में थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये आपके फाइनल के पेपर्स होंगे, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिर आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको चूज़ करने होते हैं इनमें से, और प्रैक्टिकल। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट और फिफ्थ में, 2, 3, 4 में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेनली पॉपुलेशन ज्योग्राफी का देखूंगा सिलेबस, बाकी सब क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डिटेल में इतना पेपर्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं कवर करूंगा क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी का डिटेल सिलेबस, इसमें 4th में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। अगर आपने इनमें से कोई दूसरा पेपर चूज़ किया है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कोई, कि अब क्या होगा कि यूट्यूब पे क्लिक बेट देखा था मैंने, उसमें तो सर ने ये 3 पेपर ही कवर किए थे, लेकिन मेरा तो इनमें से कोई पेपर था नहीं सिलेबस में, तो मेरा क्या होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी पेपर भी अच्छे हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो सारे पेपर्स का सिलेबस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगर आपके इनके अलावा कोई पेपर है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको किसी अदर वे में आपको वो एक पेपर डिटेल में समझा दूंगा, या फिर डिटेल सिलेबस आपको ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर कर दूंगा, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के हाईएस्ट नंबर मोस्टली इन्हीं 3 पेपर्स में होते हैं। अब हाईएस्ट इन्हीं 3 पेपर में है तो आप फिर कहेंगे कि नहीं, फिर हमारा क्या होगा कि हमने अगर मेडिकल ज्योग्राफी ले लिया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी ले लिया, तो कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में था तो आप ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, इसमें ऐसा कोई घबराने वाली और रोने वाली बात नहीं है कि नहीं अब तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। वैसे भी आपका 60% ही सिलेबस आना, 60% पेपर ही कवर करना आपको, तो ऑलरेडी आपके पास 2 यूनिट ही कवर करनी है, आपको 1.5 यूनिट कवर करनी है टेक्निकली। 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका हो जाता है, अच्छे से आराम से हो जाएगा पेपर। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल में सिलेबस। सबसे पहले एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, जो भारत का भूगोल है उसका डिटेल में एडवांस लेवल पे। अब सोर्सेस इसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, सोर्सेस मैंने नीचे लिखे हैं, इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक आती है। इसके अलावा एक डॉक्टर जितेंद्र सरवा सर की भी बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। न्यू एडिशन जो इसका है, माजिद हुसैन का भी लेटेस्ट एडिशन आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये तो गई स्टैंडर्ड बुक। इसके अलावा अगर आप सीरीज़ यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली रेफ़र नहीं करता सीरीज़, क्योंकि अगर आप MA MSc फाइनल कर रहे हो तो इसके बाद आप नेट की भी तैयारी करोगे, और नेट के अलावा कोई और भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दोगे तो इसमें एडवांस लेवल की ज्योग्राफी आएगी, वो आप सीरीज से कवर नहीं कर सकते। सीरीज से उनके आंसर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि सीरीज़ में सीधा वो शॉर्टकट में दिए होते हैं। तो इसलिए अगर आप आगे भी ज्योग्राफी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी से स्टैंडर्ड बुक्स रखना शुरू कर दे। 2-3 स्टैंडर्ड बुक तो चाहिए ही आपको, इंडियन ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन बेस्ट बुक आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नेट का, UPSC का, RPSC का, कॉलेज लेक्चरर का, तो ये सारे आपके माजिद हुसैन से कवर हो जाते हैं। इसलिए ये बुक अगर आपके पास है तो आगे भी काम आएगी आपको। अब सिलेबस देखते हैं एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। सबसे पहले सेक्शन है, इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताना आपको कि प्लेट्यू का स्ट्रक्चर क्या है, हिमालयाज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, आइलैंड्स कैसे बने, और इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन से मिनरल एसोसिएटेड है। जैसे आपका जो प्लेट्यू रीजन है मिड एरियाज़ में, तो इस प्लेट्यू रीजन में मेनली आयरन और मिलता है आपका, वो सब जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं। उसी तरीके से जो गुजरात और आसाम में, वहाँ पर आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलती है। तो मिनरल का एसोसिएशन करना आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ, कि अगर राजस्थान में थार डेजर्ट है तो वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे। सेकंड इसमें टॉपिक है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन, भूआकृतिक जो डिवीजन होता है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें आपका मेनली हिमालयाज़, फिर आपका प्लेन्स, इंडोगेंजेटिक प्लेन, प्लेट्यूज़, फिर आपका ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट लाइंस जो आपकी, और आइलैंड्स, ये आपका मेनली फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर ये पूरी यूनिट ही अच्छे से हो जाती है आपकी।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फिजियोग्राफी डिवीज़न अच्छे से करें। माजिद हुसैन से पढ़ते हैं तो उसका सेकंड चैप्टर है शायद, सेकंड चैप्टर में फिजियोग्राफी डिवीज़न, तो वो आप डिटेल में पढ़ ले। फर्स्ट चैप्टर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ से आपकी ये दोनों यूनिट कवर हो जाती है। फिर आपका क्लाइमेट आता है, सीजन्स आती है, एसोसिएटेड वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया में, सीजन्स कैसी रहती है, एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस क्या है। तो ये सब आपके माजिद हुसैन के चैप्टर जो शुरू के 7 चैप्टर उसमें ये सारे कवर हो जाते हैं, क्लाइमेट, सीजन, वेदर, सोयल, मॉनसून। थर्ड यूनिट आपकी मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, मॉनसून का क्या मैकेनिज्म रहता है एंड मेजर क्लाइमेटिक रीजन। तो पहले मॉनसून का आप डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे मॉनसून का ओरिजिन होता है और कैसे आगे मॉनसून प्रोसीड करता है, इंडियन एग्रीकल्चर पे इसके क्या इम्पैक्ट्स है। फिर मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स में कोपेन का क्लाइमेटिक रीजन पढ़ सकते हो आप, या फिर थॉर्नथवेट का, जेटी तिरवार्ता का, कोई सा भी एक क्लाइमेटिक रीजन्स आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर सोयल, मृदाएँ, करेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर सोयल रीजन्स, तो सोयल एज ए पूरा टॉपिक हो गया। फिर ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह तंत्र, वाटर शेड एंड रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में आपको सारी नदियों के नाम नहीं रटने हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम याद करने हैं कि जैसे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम हो गया, गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंडस ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से मेजर रिवर्स के, फिर साउथ में देखेंगे तो आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इस तरीके से मेजर जो आपके ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं वो सब आपको कवर करने हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन ए। अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडियन मॉनसून और फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये दो अगर आपने अगर डिटेल में कर लिए तो आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, क्लाइमेट सीजन कर सकते हो, मेजर क्लाइमेटिक रीजन कर सकते हो, सोयल कर सकते हो और ड्रेनेज पैटर्न। कुल मिला के बात यह है कि अगर 2 टॉपिक पढ़ लिए तो आप ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इस सेक्शन के कर सकते हो। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन और इंडियन मॉनसून को क्लाइमेट के साथ एसोसिएट करके अच्छे से पढ़ लेना, आपकी यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेक्शन ए में कोई यूनिट प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेक्शन बी, रिसोर्स पोटेंशियल एंड इवोल्यूशन, इसमें थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलते। जैसे रिसोर्स पोटेंशियल एंड इवोल्यूशन, रिसोर्स की क्या पोटेंशियल होती है कि भाई कोयला तो पहले भी था लेकिन आदिमानव को नहीं पता था कि कोयले को हम जला के उसे आग बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड पहले भी था लेकिन लोगों को नहीं पता था कि गोल्ड से डिज़ाइन बना के हम उनके गहने बना सकते हैं। तो ये होगी रिसोर्स पोटेंशियल, किसी वस्तु में कितनी पोटेंशियल है रिसोर्स बनने की। तो ये ह्यूमन माइंड और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलप होता है कि सनलाइट बरसों से आ रही है लेकिन अभी हमने सोलर पैनल बनाए हैं और उसकी वजह से हम आराम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स पोटेंशियल हो गई सनलाइट की। इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, तो इवोल्यूशन में आप बताएंगे कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें किस तरीके से रिसोर्सेस के पोटेंशियल इवोल्व हो रहे हैं। फिर वाटर रिसोर्सेस, मल्टीपर्पज़ इरिगेशनल प्रोजेक्ट, तो जल संसाधन और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसमें आप जितने भी बड़े डैम्स हैं उनसे रिलेटेड भाखड़ा नागर, हीराकुद डैम, ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। वेजिटेशनल रिसोर्सेस, इसमें इंडिया में जो फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उन सब का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर रहेगा। फिर आपका एग्रीकल्चर टाइफोलॉजी आपका होता है कि जैसे एग्रीकल्चर को व्हीटल्स का एक क्लासिफिकेशन है, तो उसमें एग्रीकल्चर टाइफोलॉजी यूज़ की गई है। अराउंड 13 पार्ट्स में एग्रीकल्चर को डिवाइड किया है कि नोमेडिक हर्डिंग है, इंटेंसिव राइस फार्मिंग, इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, इस तरीके से। फिर मेजर क्रॉप्स का डिवीज़न कैसे होगा। मेजर क्रॉप्स में जैसे आपकी हो जाएगी फूड ग्रेन वाली कौन कौन सी होती है। अब फूड ग्रेन में भी एक कोर्स ग्रेन होती है, एक फाइन ग्रेन होती है, जैसे राइस एंड व्हीट फाइन ग्रेन हो गई, कोर्स ग्रेन ज्वार, बाजरा, रागी हो गई। फिर आपकी पल्सेस हो गई, एडिबल ऑयल से रिलेटेड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स हो गई, आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। तो इस तरीके से क्रॉप्स का डिवीज़न रहेगा। फिर चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। जैसे व्हीट एंड राइस है, पंजाब हरियाणा में पहले ज़्यादा नहीं होता था लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब हरियाणा व्हीट एंड राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके क्या इम्पैक्ट्स रहे, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो सब डिटेल में। फिर एनिमल रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्सेस में कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के साथ हम एनिमल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, और उससे एग्रीकल्चर को एक जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। फिर मिनरल रिसोर्सेज में आपके
ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स आ जाएंगे, आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब। फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन पॉलिसीज़, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इजी, इस यूनिट में सबसे इजी टॉपिक है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में इंडिया की क्या पॉपुलेशन पॉलिसीज़ रही है 1950 से अब तक, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। अब इसमें ये सब जो हम इंडिया से कंसर्न्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल का इसमें नहीं पढ़ना है हमें। तो ये सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी, रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट। तो रिसोर्सेज का कैसे डेवलपमेंट हुआ है और पावर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, रिवर बेसिन्स को आपको ड्रेनेज पैटर्न के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। रिवर इन प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग वाटर, कि अगर दो रिवर को कनेक्ट करके, जैसे वाटर कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इन दोनों रिवर को कनेक्ट करके इनका पानी शेयर करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सब, इनकी प्लानिंग कैसे करनी है। इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया के जो 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो। इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रीजन्स में जैसे मुंबई हो गया इकोनॉमिक रीजन्स, दिल्ली इकोनॉमिक रीजन्स, जहाँ पे इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, मानी क्षेत्रीय आर्थिक विभिन्नताएं, जैसे अगर मणिपुर में कोई इंडस्ट्री लगाता है और दिल्ली में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो दोनों में ग्रो करने की क्या पोटेंशियल है। दिल्ली वाली बहुत जल्दी ग्रो करेगी, मणिपुर वाली स्लो ग्रो करेगी। उसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी है, अगर बड़ी सिटीज़ में यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। छोटे शहरों में खोलेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम आएंगे, तो होगी रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उन जो बड़े सेंटर्स है, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, तो इन सब में जो पुल फैक्टर है वो ज़्यादा है, कि वहाँ पे ऐसे आकर्षण के बिंदु ज़्यादा हैं जहाँ पे लोग, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। लेकिन जो छोटे शहर है वहाँ पे ये सब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये धीरे धीरे इकोनॉमिक, रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आती गई। तो इन सब से रिलेटेड इंडिया में क्या इश्यूज़ है वो सब इसमें देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है इस पेपर में, सबसे पहले सेक्शन ए तो अच्छे से करना है, माजिद हुसैन की बुक से अच्छा मिल जाएगा। अगर सीरीज़ आपके पास है तो सीरीज़ में भी ये टॉपिक तो अच्छे से होगा ही, प्लस माजिद हुसैन बुक, ठीक है। सेक्शन ए तो आप अच्छे से करोगे। अब चूँकि आपको 60% पेपर ही अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, तो सेक्शन ए हो गया। फिर आप सेक्शन सी पे ज़्यादा फोकस करोगे। सेक्शन बी वाले में आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं कंटेंट। जैसे आप कुछ टॉपिक कर सकते हो, एग्रीकल्चर, टाइफोलॉजी, मेजर क्रॉप्स, चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 3-4 टॉपिक्स है, ये आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि आप इन पे कोई क्वेश्चन आता है मेजर क्रॉप पे, चेंजिंग पैटर्न पे, ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो आप ये अटैम्प्ट कर लोगे। फिर सेक्शन सी में कौन से टॉपिक है, रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, रिवर शेयरिंग प्रॉब्लम में क्या क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रीजन सबसे इजी टॉपिक है, इकोनॉमिक रीजन, रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक अच्छे टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 3 से ये 2 आप अच्छे से कर लोगे, और यूनिट 2 में या सेक्शन 2 में आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो सब कवर कर लोगे। इससे आपका ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होता है तो आप आराम से 60% तो अच्छे से अटैम्प्ट कर ही लोगे। तो ये तो हो गया आपका एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब इसमें आप अच्छे से सिलेबस दोबारा देख लो, यहाँ से नोट कर लो सिलेबस, कौन कौन से यूनिट्स टॉपिक्स आपको अच्छे लगे वो टॉपिक नोट कर लो और उनको अच्छे से अभी पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट आपका चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पेपर 2 था, जिसमें पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी। अब पॉपुलेशन का तो डिटेल में सिलेबस आगे बताऊंगा मैं। एग्रीकल्चर अगर किसी के पास है तो उसको फ़ायदा है, क्योंकि पिछले पेपर में थोड़ा एग्रीकल्चर का कंटेंट दिया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का जो 3rd यूनिट में हमारा था एडवांस ज्योग्राफी वाले में, उससे कुछ कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाले में ज़्यादा कहीं नहीं होगा, नया कंटेंट है सारा। ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट ऑलमोस्ट नया कंटेंट है। सीरीज, इन तीनों के लिए सीरीज़ प्रेफर करें अगर है तो। एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह या DS लाल पढ़ सकते हो आप, या कोई और बुक जैसे रूपा मेड सिंपल की आती है आपकी, रूपा मेड सिंपल पब्लिकेशन है एक, उसकी बुक्स भी आती है, वो भी एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। तो अभी मैं तो सिर्फ पॉपुलेशन ज्योग्राफी बताऊंगा। तो सवाल ये है कि ये बाकी सब का क्या करना है। तो बाकी सब आप यूनिवर्सिटी की साइड से, वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करोगे और अपना सिलेबस देख लोगे, क्योंकि अब देखो 6 पेपर है, इन सब का सिलेबस बताऊंगा तो एक वीडियो तो इन भी बन जाएगा अलग से। तो इसलिए इतना टाइम और बेनिफिट हमें देखना ज़रूरी है।
तो सभी पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं सिर्फ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कवर करूँगा। और आपको घबराना नहीं है, बाकी सिलेबस डाउनलोड करना है और आपका जो पेपर है वो सिलेबस आप दोबारा देख लेंगे। पैटर्न जो मैं इसमें बता रहा हूँ वही उसमें अप्लाई कर लेंगे आप। और जिनके पास पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उनके लिए अच्छी बात है, वो इसी वीडियो से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। हाँ, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या है, सबसे पहले सेक्शन ए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन है, नेचर एंड स्कोप इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ये सबसे इजी टॉपिक होता है, अगर क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करना सबसे इजी रहता है। जैसे डेफिनेशन क्या होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी हम स्टडीज़ करते हैं ज्योग्राफी में उसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। नेचर क्या है और स्कोप क्या है, मानी इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो टेक्निकली अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जो भी आपका पेपर का सिलेबस है वो सारा सिलेबस ही उस सब्जेक्ट का स्कोप होता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का स्कोप क्या होगा, ये जो अभी हम सिलेबस देखेंगे ये सब इसका स्कोप है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे मैच करके पढ़ते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से मैच करेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से मैच करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से मैच करेंगे, तो क्या कुछ आउटकम आएंगे। तो हो गया इंटरडिसिप्लिनरी। फिर है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्री माल्थुसियन व्यूज़, माल्थस से पहले क्या क्या व्यूज़ थे। अब माल्थस की थ्योरी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, वो थ्योरी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर आपके मार्क्सिस्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है पॉपुलेशन पे। तो माल्थस वाली थ्योरी की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे बढ़ेगी, लेकिन फूड आपका वह 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इसमें क्राइसिस आएगा और लोग भूख के कारण मरने लगेंगे। तो ये तो सिंपल माल्थस की थ्योरी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या थी, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि नहीं ये एक कारण नहीं है, रियल कारण सोसाइटी है। क्योंकि सोसाइटी में जो अमीर वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा, गरीब के पास पैसा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच लड़ाई होगी और फूड क्राइसिस आ जाएगा। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी हो गई। फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी क्या होती है कि जितना आपके पास फूड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन। तो ये होगी ऑप्टिमम, जैसे इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है कि इतना फूड इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है। इससे कम जो होगा उसको कहते हैं अंडर पॉपुलेशन, इससे ऊपर अगर चले जाए तो ओवर पॉपुलेशन। तो इंडिया यहाँ कहीं आता है ओवर पॉपुलेशन में। तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी होगी। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कि समय के साथ डेमोग्राफी कैसे ट्रांजिट करती है। तो इसका ये एक ऐसा डायग्राम बनता है कि जो आपकी बर्थ रेट है वो धीरे धीरे ऐसे कम होगी, डेथ रेट है वो भी ऐसे कम होगी, लेकिन डेथ रेट जल्दी से कम होगी। तो ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है। इसके 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर एक फोर्थ स्टेज भी है, कुछ लोग 5 स्टेज भी बना देते हैं। तो ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो गया। तो ये भी आप बुक से अच्छे से कवर कर लेंगे, अभी बुक बता दूंगा मैं कौन सी बुक में ये सब आपको मिल जाएगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंड्स एंड डिटरमिनेंट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि 8% वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया चाइना में कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन शेयर है। मानिए हाई पॉपुलेशन रीजन, मीडियम पॉपुलेशन रीजन्स, लो पॉपुलेशन रीजन्स, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये सेम अप्लाई होगा ग्रोथ में कि ग्रोथ में हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, लो ग्रोथ। फिर ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं कि एंशियंट टाइम से अब तक क्या ट्रेंड्स रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के। जैसे अगर ट्रेंड्स हमें देखने हो तो एक सिंपल डायग्राम बना के बताता हूँ कि इनिशियली वर्ल्ड पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ी थी, लेकिन 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब से ये इस तरीके से ट्रेंड्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि ये 0.5 बिलियन है वहाँ पे और 8% आपकी 7 बिलियन पॉपुलेशन पहुँच चुकी है, 7 बिलियन होगा, वो हिंदी में देख लेना आप क्या होगा। तो ये हो गया ट्रेंड्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन के, डिटर्मिनेंट्स में आपकी बर्थ रेट होती है, जन्म दर होती है, डेथ रेट होती है, मृत्यु दर होती है, माइग्रेशन होता है, एज कंपोजिशन होता है। तो वो सब अगली यूनिट में फिर से आ जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो ये यूनिट सबसे इजी यूनिट है, इसमें आप फोकस करेंगे थ्योरीज पे, प्री माल्थस, मार्क्सिस्ट, ऑप्टिमम पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। फिर सेकंड सेक्शन आपका माइग्रेशन, प्रवास की हिस्ट्री क्या रही है, थ्योरीज क्या है इसकी। जैसे पुल एंड पुल फैक्टर वाली थ्योरी है, एक पुल एंड पुश फैक्टर की थ्योरी है, एक दो और थ्योरी भी है। ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनल माइग्रेशन कि अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक जो प्रवास है उसके क्या ट्रेंड्स रहे। ट्रेंड्स मैंने अभी बताया कि जैसे 1950 से अब तक हम ट्रेंड यूज़ करेंगे, क्या ट्रेंड्स है। पैटर्न्स क्या रहेंगे, पैटर्न 8% विश्व में अलग अलग स्थानों पे कैसे प्रवास हो रहा है।
तो पैटर्न आज के समय का स्थिति बताता है, ट्रेंड्स प्राचीन काल से अभी तक क्या क्या स्थिति में परिवर्तन आया है उस सब का एक फ्लो चार्ट के रूप में बता देता है कि अच्छा इस तरीके से ये पैटर्न्स ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स मानी पॉपुलेशन में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए फर्टिलिटी आपका जन्म दर से संबंधित होता है, जन्म दर को फर्टिलिटी रेट कहते हैं। मोर्टेलिटी मृत्यु दर को कहते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर को मेजर करने के लिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि विश्व में कैसे जन्म दर अलग अलग देशों में और मृत्यु दर अलग अलग देशों में है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित हो गया। फिर आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि विश्व की पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होगा, कंपोजिशन में एज एंड सेक्स कंपोजिशन होता है। एज में आपका कि 0 से 15 साल तक कितने बच्चे हैं, 15 से 59 तक जो वर्किंग एज है वो कितने हैं, 60 से ऊपर कितने हैं। वैसे सेक्स कंपोजिशन मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और ये सेम दोनों अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 0 से 15 मेल फीमेल रेशियो। तो ये हो गया कंपोजिशन। और इस कंपोजिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 0 से 15 में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, 15 से 60 में क्या ट्रेंड्स है, 60 से ऊपर क्या ट्रेंड्स है। फिर वर्ल्ड अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स कि अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है। तो अभी अर्बनाइजेशन की ग्रोथ रेट कुछ इस तरीके से है कि वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज उनमें 100% अर्बनाइजेशन है, इंडिया में अर्बनाइजेशन का लेवल 30% है। तो ये हो गया ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर पैटर्न एंड चेंजेस कैसे अर्बनाइजेशन के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। जो एडवांस कंट्रीज़ है उनमें वो धीरे धीरे वापस रूरलाइजेशन हो रहा है, लोग गाँव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि शहरों में ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब इसके चैलेंजेस हो गए। तो ये सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पॉपुलेशन के क्या पैटर्न है, जो कम डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पॉपुलेशन के क्या पैटर्न है। फिर आपका पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट एंड पॉलिसीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मूवमेंट चले और पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई है। तो 2 पॉलिसीज़ है मेजरली, एक 1976 के आसपास है, एक 2000 की हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है। तो ये दोनों कंसिडर करती है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर यूज़ करने चाहिए। फिर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो अर्बनाइजेशन इंडिया में कैसे बढ़ा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। जो भारत में एक साथ बहुत सारी जनसंख्या, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी थी, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1970 से 1990s के बीच में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, तो उसी को एक्सप्लोजन कहते हैं। फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ मानी 8% वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इसमें एजिंग ऑफ पॉपुलेशन मानी 60+ जो लोग हैं, 60+, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे जो जापान, जर्मनी, इनमें अराउंड 15 to 20% 60+ एज है। इंडिया में भी 8% आई है। तो इसके बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। फिर पेंशन आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, रिटायर्ड लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन के क्या इश्यूज़ है वो सब। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो अभी 9:43 पे है, इसमें क्या इश्यूज़ है और कैसे ये कम ज़्यादा हो रहा है वो सब। और HIV एड्स जो अभी एक अफ्रीका और एशिया में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ है। तो इस पेपर में मैं रिकमेंड करूँगा सेक्शन ए तो आप अच्छे से कवर करो ही, सेक्शन ए में भी थ्योरीज वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लो। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ ट्रेंड अगर कर लोगे, क्योंकि ग्रोथ निकालने के लिए आपको बर्थ और डेथ रेट चाहिए, ये कर लिया तो फर्टिलिटी मोर्टिलिटी के ट्रेंड अपने आप कवर हो जाएंगे। तो पहले तो ये सेक्शन ए कवर करें, फिर सेक्शन बी में माइग्रेशन वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर ले। पॉपुलेशन डायनामिक्स ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन से लिंक कर दी सीधा। कंपोजिशन वाला और ये ज़्यादा लेंदी पैटर्न हो जाता है, ये रहने दे, उसके बजाय इंडिया वाला ये कवर करे मेन। और फिर एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइन सेक्स रेशियो, HIV एड्स, ये 3 टॉपिक अलग से है। तो ये अगर अलग से कवर कर लेते हो तो इन पे अलग से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसमें भी बेसिकली फर्स्ट यूनिट पूरी कवर करें, सेकंड और थर्ड में से कुछ टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं वो कर ले कवर। अब इसके लिए बुक क्या यूज़ करनी है, माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक होती है, मानव भूगोल बाय माजिद हुसैन। उसमें आपको पॉपुलेशन रिलेटेड ये ऑलमोस्ट सारे इश्यूज़ कवर हो जाएंगे। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्पेसिफिक बुक अगर आपको चाहिए तो RC चांदना की एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुक आती है, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये 2 बुक आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर सीरीज़ है आपके पास तो क्या ही कहना, फिर सीरीज़ से पढ़ लेना सीधा ही।
फिर पेपर थ्री में आपका है अर्बन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ क्राइम, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, पेडोलॉजी, मेडिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो इसमें भी सेम चीज़ रिपीट करूँगा मैं, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोग्राफी का सिलेबस कवर करूँगा। तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोग्राफी, सबसे पहले सेक्शन ए, बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी, कंपोजिशन, लेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वो सब आपको करना है। एटमॉस्फेरिक एनर्जी, इसमें एयर टेम्परेचर, एनर्जी बैलेंस, तो एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड जो भी आपकी टॉपिक्स है वो सब कवर करने हैं। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट और प्लानिटरी विंड सिस्टम, प्रेशर बेल्ट और आपकी जो विंड्स है, ट्रेड विंड्स और वो सब इसमें कवर करनी है। फिर है मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी एंड एक्सप्रेशन, एडियाबेटिक, नॉन एडियाबेटिक, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, ये सब साथ में आता है दोनों टॉपिक। फिर आपका इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन टाइप्स, वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी का आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक तो आपके लिए सबसे इजी टॉपिक होगा ये, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स है जो क्लाइमेटोलॉजी के लिए आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। सेक्शन बी एयर मास है, फ्रंट है, तो इसमें तो थे शॉर्ट टॉपिक, इसमें था बड़े टॉपिक। अब सेक्शन बी में एयर मास बड़ा टॉपिक है आपका, फ्रंट है, सिनेप्टिक क्लाइमेटोलॉजी है, नेचर एंड हैजार्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सट्रीम इवेंट्स, साइक्लोन आपका दोनों साइक्लोन, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन आपका हो गया जब हवा अंदर लो प्रेशर हो, एंटी साइक्लोन आपका अंदर हाई प्रेशर हो और बाहर की तरफ हवाएं निकले तो उसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। कोपेन एंड थॉर्थ वेंट का क्लासिफिकेशन, तो अगर इंडिया वाले में कोपेन पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोपेन और थॉर्थ वेट का क्लासिफिकेशन, कोपेन अगर कवर कर लो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, थॉर्थ वेट कम ही आता है, कोपेन ज़्यादा आता है। मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स, इसमें ये 4 क्लाइमेटिक टाइप आप अच्छे से कवर कर लोगे, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया सेक्शन बी। तो क्लाइमेटोलॉजी का ये इतने टॉपिक है, अगर सिर्फ आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ के जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी से भी। लेकिन अगर ओशियोनोग्राफी आप करना चाहते हो तो आपका सेक्शन 3 ओशियोनोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें स्कोप ऑफ ओशियोनोग्राफी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑन ओशियन, टेम्परेचर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी के क्या डिफरेंसेस आते हैं वो सब, डायनामिक इन ओशियन वाटर। तो इसमें 3 टॉपिक होते हैं, करंट्स जो ओशियन करंट होते हैं, सी वेव्स होती है और टाइड्स होते हैं, इनकी थ्योरीज क्या है, वर्ल्ड में कैसे करंट्स, कहाँ पे कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, हॉट करंट है, वो सब। ओशियन बॉटम रिलीफ, इसमें अटलांटिक पैसिफिक इंडियन ओशियन की बॉटम रिलीफ। बॉटम रिलीफ में क्या होता है, जो मैं से बताते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एबाइसल प्लेन, इनमें क्या क्या फीचर्स बने हैं, तो वो आपका हो गया ओशियन बॉटम रिलीफ। फिर ओशियन डिपॉजिट्स हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से क्या क्या डिपॉजिट यहाँ पे हो रहे हैं। कोरल रीफ वाला डिटेल में टॉपिक है, कोरल रीफ क्या होती है, थ्योरीज क्या है और टाइप्स क्या है। फिर मैन एंड ओशियन, मेराइन रिसोर्स, बायोटिक, एबायोटिक, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज एंड दियर यूटिलाइजेशन। तो ये आपका हो गया सेक्शन सी। तो अगर आप सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन ए और बी कवर करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी में इजी टॉपिक कवर करने हैं तो आप सेक्शन ए और सी कवर कर ले। बी वाले में आपके बड़े टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आप सेक्शन सी प्रेफर कर सकते हैं। उसमें भी ये करंट सी, वेव टाइड वाला टॉपिक और कोरल और ओशन डिपॉजिट वाला 2 टॉपिक आपके सफिशिएंट है, इनसे क्वेश्चन आ ही जाएगा, 60% तो हो जाएगा। अब ये आपका आगे भी काम आता है, इसलिए करंट, वेव, सी टाइड ये तो अच्छे से आना ही चाहिए। फिर है बुक के लिए सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सविंदर सिंह, DS लाल। और क्लाइमेटोलॉजी के लिए आप अलग से रूपा मेड सिंपल की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, रूपा मेड सिंपल, वो भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा ज्योग्राफी डिटेल में पढ़नी है। तो सविंदर सिंह, DS लाल और रूपा मेड सिंपल। DS लाल ऑप्टिमम ऑप्शन है जो कि आप चूज़ कर सकते हो अगर किसी को चाहिए कि नहीं है मुझे बुक खरीदनी है तो DS लाल। एडवांस लेवल पे रूपा मेड सिंपल, उससे थोड़ा इन्फीरियर लेवल पे सविंदर सिंह, और सीरीज़ आपके पास है तो फिर उसमें तो हो ही जाएगा। हाँ, तो ये हो गया आपका क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी का सिलेबस पेपर 3। अभी थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर पेपर 4 आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, मेट्रियोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट, ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्स। तो इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कवर करूँगा मैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो इसकी डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी,
सिंपल है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाला टॉपिक ही। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कि प्री मॉडर्न फेज, 19वीं सेंचुरी वाला सब क्या है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स एंड जर्मन स्कूल ऑफ थॉट कि जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। कोई लोकेशन है जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये इस स्पेस की वजह से, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से पॉलिटिक्स हो रही है, इसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। मानिए कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन अपनी स्थिति के अनुसार विश्व की राजनीति को प्रभावित करे, उसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट क्या था? जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम रेड जेल का जो कॉन्सेप्ट था उससे प्रभावित होता है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट कि जो आपका स्टेट है वो इंसान की तरह ही है, उसको भी धीरे धीरे जैसे बिग फिश स्मॉल फिश को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे बड़े स्टेट को छोटे स्टेट की तरफ एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यूज़ ऑफ मैकेंदर, तो आपकी हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरीज है मैकेंदर एंड स्पाइकमैन की, मीनिंग हुसन एंड डी सेवेकरी। तो मैकेंदर एंड स्पाइकमैन को आप अच्छे से कर ले इसमें। फिर वर्ल्ड जियो स्ट्रेटेजिक रीजनल, ये सब आपका ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक रीजन्स इसमें आप कर सकते हो। इजराइल और पैलेस्टाइन वाला हो गया आपका, टर्की वाला कुछ रीजन हो गया, इंडिया में जम्मू कश्मीर हो गया, और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच का रीजन हो गया। तो ये सब जियो स्ट्रेटेजिक रीजन्स हो गए। तो इस यूनिट में आप प्रेफर करें ये वाला यूनिट, जियो पॉलिटिक्स, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, मैकेंदर स्पाइक में, ये 4 टॉपिक, इनमें से कन्फर्म है एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर सेकंड यूनिट स्टेट एंड नेशंस, तो इसमें आपको सबसे पहले आइडिया ऑफ स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन कि राज्य कैसे बनते हैं, एक क्षेत्र होना चाहिए, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, पावर होना चाहिए। और नेशन क्या होता है, फिर नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद, हार्ट ऑफ स्टेट, कोर स्टेट, कैपिटल सिटी। फिर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज में डिफरेंस, लगभग आता ही आता है ये क्वेश्चन तो। फिर बाउंड्रीज एज इकोनॉमिक बैरियर्स, बफर जोन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सी एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज, लैंडलॉक्ड स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम है, जैसे नेपाल, भूटान, ये सब। ग्रोथ ऑफ नेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, यूनिटी एंड फेडरल स्टेट कि नेशंस कैसे बने थे, जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, तो वो सब। और उसी तरीके से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो जार का शासन एंड हुआ वो सब। कॉलोनियलिज्म एंड रिसर्जेंट नेशनलिज्म, सुपर नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद और कॉलोनियलिज्म, ये सब क्या टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा आपका हैवी सेक्शन है कुल मिला के। तो इसमें आप सिर्फ फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज वाला टॉपिक कवर कर सकते हो अगर आपको करना ही है तो, और लैंडलॉक्ड स्टेट वाला भी कर सकते हो, 2 टॉपिक इसमें। बाकी थर्ड यूनिट से कर सकते हैं हम, फर्स्ट यूनिट आप पूरा ही करें। अब थर्ड यूनिट में पॉलिटिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ज्योग्राफी ऑफ फॉरेन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक। तो इसमें जो हम नाम वाला पढ़ते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो सब आप कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेस रिसर्च, 1950 से इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स चेंज हुई है। फिर इलेक्टोरल ज्योग्राफी का आपका अलग से इसमें टॉपिक है एक पूरा। तो ये सबसे ईजी टारगेट रहता है कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी कि क्या मेथड्स है, ट्रेंड्स क्या रहे हैं, वोटर्स पार्टिसिपेशन बिफोर वोटर्स प्रेडिक्शन कि वोट देने जाते हैं तो उससे पहले प्रेडिक्ट करते हैं, वो सब। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ वोटिंग डिसीजंस, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल डिसीजंस, कैसे लोग डिसीजन लेते हैं वोट देते टाइम, क्या कंसिडर करते हैं वो सब। तो जो बस बोल बच्चन करना आपको, इसमें कुछ नहीं है कि बस बड़े बड़े शब्दों में लिखना है कि लोग ऐसे वोट देते हैं, पार्टी को प्रेफर करते हैं, इंडिविजुअल को प्रेफर करते हैं। फिर गेरीमेंडरिंग इन रिलेशन टू इंडिया, गेरीमेंडरिंग क्या होता है आपका, जैसे कोई 2 रीजन है, ये किसी एक पार्टी से बिलोंग करता है ज़्यादा, तो जो रूलिंग पार्टी है इसको इसमें मर्ज कर देगी और इसको अलग एरिया में मर्ज कर देगी। तो कुल मिला के यहाँ पे भी उनकी सरकार आ जाएगी, यहाँ पे भी उनकी आ जाएगी, दोनों में रूलिंग पार्टी को मिल जाएगा। तो इसी को गेरीमेंडरिंग करते हैं। बाकी डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे। तो ये क्या सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में आपका ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करें, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और गेरीमेंडरिंग। सेक्शन बी सिर्फ फ्रंटियर बाउंड्री और लैंडलॉक्ड स्टेट्स। सेक्शन ए पूरा ही कवर कर ले। बुक इसके लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कोई पर्टिकुलर बुक आपकी है नहीं, इंटरनेट ही सोर्स है आपका, या अगर आपके पास सीरीज़ है तो आप सीरीज़ से ही इसको कवर कर ले। फिर आपका प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है, तो सेक्शन ए प्रैक्टिकल का मेथड्स टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ की क्या मेथड्स और टेक्निक्स है। फिर रिलीफ प्रोफाइल क्या होती है, ग्रेडियंट कैलकुलेशन, स्लोप, ब्लॉक डायग्राम, हिप्सोग्राफिक कर्व, अर्थमेटिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ।
इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप की क्या हिस्ट्री रही है, टोपोशीट की स्टडी करना, सेक्शन ए। ये सारे टॉपिक्स आपको फाइल में बनाने हैं। तो फाइल में जब आप थ्योरी लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, वहीं से आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो क्लासेस में मोस्टली टीचर ये करवा देते, नहीं तो बुक भी मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की कोई भी बुक लेना तो उसमें ये सारे टॉपिक्स है। तो ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम में, आप उसमें थ्योरी में फाइल में लिखोगे ये सब। तो आपको अलग से कोई सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, फाइल से ही पढ़ लोगे आप। सेक्शन बी, स्कैनिंग डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स, नॉलेज ऑफ स्टीरियोस्कोप विजन, टाइप्स ऑफ स्टीरियोस्कोप्स। देखो क्या होता है डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स। डिजिटल मैप लैपटॉप से या कंप्यूटर से हम मैप्स बनाते हैं। यहाँ पे तो टोपोग्राफिकल मैप होते थे, उनको ट्रेस करके बनाना होता है। इसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हम उस पर सिम्बल्स लगाते हैं, रेलवे का, बिल्डिंग्स का, वो सब। स्टीरियोस्कोप तो वो आपकी जो एरियल फोटोग्राफ होता है उसको स्टडी करने के लिए काम आता है। फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरियल फोटोग्राफ की। एरियल फोटोग्राफ्स क्या होती है, उसकी कैसे स्टडी करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ रन्स क्या होते हैं, और एट ऑफ ए गिवन डेटा में कितना एरिया कवर होता है, वो सब। तो ये सेक्शन बी हो गया। ये 2 सेक्शन सफिशिएंट है। सेक्शन सी आपका फील्ड सर्वे से रिलेटेड और कैंप वर्क री सेक्शनिंग यूजिंग प्लेन टेबल टू 3 पॉइंट टेबल। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर करवाएगा नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इतना स्पेस भी अवेलेबल नहीं है और टाइम भी अवेलेबल नहीं होगा। तो मोस्टली ये आपका अनअवेलेबल रहेगा। तो आप सेक्शन ए और सेक्शन बी पे फोकस करें। सेक्शन बी इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स और एरियल फोटोग्राफ 2 ही टॉपिक है इसमें डिटेल, इसी में बाकी सब कवर हो जाते हैं। तो ये था आपका 5 पेपर का सिलेबस। पेपर 1 एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पेपर 2 आपका, पेपर 2 का जो मैंने इसमें बताया वो आपका बताया पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, पेपर 3 का बताया ओशिनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, पेपर 4 का जो बताया वो बताया पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और पेपर 5 का जो बताया वो है प्रैक्टिकल। अब अगर आपको इनके इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी टाइम होगा मेरे पास अवेलेबल और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक वाइज इसके नोट्स अवेलेबल करवा सकूँ। और हिंदी के लिए आपको बुक्स बताई दी मैंने, वो बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप इंग्लिश में भी वो बुक्स पढ़ सकते हैं। बाकी इंग्लिश के नोट्स के लिए मैंने बता दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आपको नोट्स से पढ़ना है, और नोट्स भी दे दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ ले। अगर और भी कोई इश्यू आ रहा है किसी दूसरे पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। धन्यवाद।